हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BPSA क्लासेज में और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। चलिए, तो कुछ बच्चों का डिमांड आया था कि सर वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर बता दीजिए, उसका जो व्यंजक प्राप्त होता है वो मतलब उसको प्रूफ कर दीजिए। तो हमने अच्छी स्थिति में उसको प्रूफ कर दिया था और आज हम जो देखेंगे पढ़ेंगे वो आज हमारा होगा टॉपिक होगा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए इसी के साथ समय को नष्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। चलिए आज का हमारा हेडिंग होगा निरक्षीय स्थिति में विद्युत ध्रुव के कारण तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आज का हमारा हेडिंग है। तो हमें पढ़ना है वैद्युत ध्रुव के कारण। तो पहले तो हम बनाएंगे वैद्युत ध्रुव। वैद्युत ध्रुव किसे कहते हैं? जब दो आवेश होते हैं, एक प्लस आपका आवेश होता है और दूसरा माइनस आवेश होता है, दोनों के बीच की दूरी कुछ न कुछ होती है जिसे हम लोग मानते हैं कितना 12। और मध्य बिंदु कौन सा होगा? O। मध्य बिंदु से प्लस Q के बीच की दूरी जो होगी वो L होगी और ठीक इतना ही दूरी मध्य बिंदु से माइनस Q की जो बीच की दूरी होगी वो भी कितना होगी? L होगी। ठीक है। वैद्युत ध्रुव किसे कहते हैं? जब दो आवेश मान में एक दूसरे के बराबर हों किंतु चिन्ह में एक दूसरे के विपरीत हों। मान में बराबर होते हैं किंतु चिन्ह में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो इस निकाय को हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, टोटल दूरी कितनी है हमारी? L और प्लस ये L, कितना हो जाएगा टोटल? 2L। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी टोटल कितना हो गया? 2L। दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है उसके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है। तो हमें पढ़ना है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए, एक तो इसके अच्छी स्थिति में हम लोग पढ़ लिए थे कि इसी के अक्ष पर कहीं हम लेकर क्या करेंगे, एक बिंदु P होगा जिस पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं इसके मध्य बिंदु लंबवत R दूरी पे एक बिंदु Q है और इस बिंदु Q पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहाँ पर एक छोटा सा चार्ज रख लेते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश रख लेते हैं। तो हम यहाँ पे रखेंगे छोटा सा चार्ज एकांक धन परीक्षण आवेश। मैं Q को दूसरे से लिखता हूँ, इस बिंदु Q को दूसरे अक्षर से लेटर से मैं प्रदर्शित करूँगा क्योंकि Q का मतलब आवेश होता है, यहाँ दो आवेश हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो हम इसको T मान देते हैं। ये बिंदु क्या है? T, जिस पर एकांक धन परीक्षण आवेश 0 रखा गया है और इसी के कारण इसी पर हमें प्लस Q के कारण और माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए, ये हमारा हो गया प्लस Q आवेश। यहाँ से बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, कितनी होगी वो हम देखेंगे। फिर जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी ये होगी। ये आपका हो गया माइनस Q।
देखिए ये कौन सा आवेश है, प्लस आवेश। एकांक धन परीक्षण आवेश कौन सा होता है, प्लस आवेश। जब दोनों आवेश प्लस प्लस होते हैं तो बीच में कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल। आप लोग जानते होंगे जब सजातीय आवेश होते हैं तो बीच में आकर्षण बल लगता है, और जब विजातीय आवेश होते हैं तो बीच में जब प्लस और प्लस होता है तो क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, और जब प्लस और माइनस होता है तो क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। तो ये प्लस चार्ज है और ये एकांक धन परीक्षण आवेश है, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे तो एक छोटा बड़ा वाला आवेश इसको क्या करेगा, धक्का देगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम है, क्योंकि इसको बोलते हैं चार्ज एकांक धन परीक्षण आवेश। ये एक ही कॉलम का होता है, ये इसको इधर की तरफ धक्का देगा। तो ये छोटा होने के कारण बड़े वाले को धक्का नहीं दे पाएगा, नहीं बल लगा पाएगा। बड़ा वाला उधर इसको क्या करेगा, छोटे वाले को बाहर की तरफ बल लगा देगा। ये बिंदु टी है। देखिए ये हो गया बिंदु टी। तो इसकी जो प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वो बाहर की तरफ हो जाएगी, इस तरीके से सीधे हो जाएगी, और इसको हम नाम देते हैं E1। इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो सीधे हो जाएगी आगे की तरफ E1। माइनस क्यू का देखते हैं, ये प्लस और माइनस, जब प्लस माइनस होता है तो बीच में कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल। तो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। ये छोटा वाला है, इसको तो खींच नहीं पाएगा, बड़ा वाला इसको अपनी तरफ खींच लेगा। जब इसको अपने तरफ खींचेगा तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इसकी दिशा इधर की तरफ हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, E2। कितना हो जाएगा, E2। अब देखते हैं यहाँ से प्लस क्यू और Q0 के बीच की दूरी क्या लिखेंगे, प्लस क्यू तथा Q0 की बीच की दूरी, दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि एक बिंदु के कारण जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो फॉर्मूला होता है E=1/4πε0 और Q बटे में R का स्क्वायर, जहाँ R जो होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है। तो इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखिए, मैं इस वाले फिगर को, ये जो त्रिभुज दिख रहा है T + Q0 O, अगर हम इसको बाहर निकाल दें तो ये दूरी कितनी है, R, ये दूरी कितनी है, L, और ये फाइंड हमें करना है, ये हमें ज्ञात करना है। ये T, Q + Q और ये O। यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, तो सामने की भुजा कौन सी हो जाएगी, कर्ण। जो 90 अंश का कोण बनता है उसके सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण कहलाती है। और ये थीटा कोण पर रखा गया है, कितना कोण पे, थीटा पर। प्लस क्यू से जो टी है बीच का कोण कितना बन रहा है, थीटा। तो ये हमारा कोण क्या बन गया, थीटा। ठीक है, तो जिस कोण की बात करते हैं वो सामने की भुजा लंब हो जाता है, और जो बचता है आपका आधार हो जाएगा। तो हमें कर्ण की वैल्यू पता करनी है, तो पाइथागोरस पर प्रमेय से लगाएंगे। तो होता है पाइथागोरस का प्रमेय जो होता है, कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से। ट्रिग्नोमेट्री का ये फार्मूला है। जो कर्ण की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू पता नहीं है हमें। लंब का वैल्यू पता है R, आधार की वैल्यू पता है L, लेकिन कर्ण की वैल्यू पता नहीं है। तो मान लेंगे कितना, कर्ण का स्क्वायर। लंब की वैल्यू कितनी है, R²। यहाँ पे लिखेंगे R² प्लस आधार का वर्ग वैल्यू कितनी है, L। तो ये हो जाएगा L का स्क्वायर। इधर कर्ण निकालेंगे तो अगर इधर वर्ग है = किधर आएगा तो क्या होगा, रूट। तो हो जाएगा कर्ण = √में R² प्लस L²। तो यहाँ से कर्ण की वैल्यू आ गई। कर्ण का मतलब इधर वाला जो वैल्यू है प्लस Q से T के बीच की दूरी आ गई, कितना, √में R² प्लस L²।
तो यहाँ से यहाँ के जो बीच की दूरी होगी r स्क्वायर रूट में और प्लस l स्क्वायर। ठीक है, ये रफ कार्य है। ठीक है, अब इसको देखते हैं आगे। देखिए यहाँ L है और एक त्रिभुज में कौन सा ये R। अगर जितना बड़ा ये त्रिभुज बनेगा सेम इसी प्रकार, जिसे हम लोग बोलते हैं सर्वांग सम, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अगर इसको उठाकर इस पर रख जाए तो दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे। इसका मतलब दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं समान हैं, क्योंकि इधर भी यहाँ के बीच की दूरी L है, इसके लिए भी बीच की दूरी L है और दोनों में R क्या है, कॉमन है। और इधर थीटा कोण बन रहा है तो इसके लिए भी थीटा कोण ही बनेगा। जब इधर कितना है, इसके बीच की दूरी कर्ण की है रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो इधर भी दूरी जो आपकी हो जाएगी रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, तो जो दूरी आपकी आ गई वो हो गई रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, क्योंकि प्लस क्यू से Q0 के बीच की दूरी, प्लस क्यू से Q0 के बीच की दूरी रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार माइनस क्यू से t के बीच की दूरी, माइनस क्यू तथा t कहिए चाहे Q0 रखे हैं, तो Q0 की बीच की दूरी, बीच की दूरी कितना होगा, रूट में r स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। ठीक है, अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट में आप बता दिया करिएगा, हम फिर से उसको बता देंगे वीडियो में, अगले दूसरा वीडियो बना करके आपको बता देंगे। चलिए अब निकालते हैं एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान में R का स्क्वायर। ये मेन फार्मूला होता है एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब निकालेंगे इसी तरीके से एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो प्लस क्यू भी एक बिंदु आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सा आया था हमारा, ये प्लस प्रतिकर्षण करेंगे तो छोटा वाला आवेश कहाँ आ जाएगा, बाहर की तरफ बल लगेगा, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी, बाहर की तरफ। तो यहाँ से E1 हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन से काम कर रही है, E1। तो इसी फार्मूले पर रखेंगे E की जगह पे E1, उसके बाद 1/4πε0 इजिकल टू 1/4πε0 आवेश। तो आवेश कौन सा है हमारा, Q। आवेश कौन सा हो जाएगा, Q अपान बीच की दूरी, तो इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है, रूट में r स्क्वायर प्लस, देख लीजिए रूट में r स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, तो होगा रूट में r स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, उसके बाद फिर होल स्क्वायर है तो लिखेंगे होल स्क्वायर। देखिए रूट से और वर्ग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आप लोग जानते होंगे। अगर रूट में x है और पावर 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं, रूट का मतलब होता है 1/2 और पावर कितना है 2,
जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर कितना होगा x। इसका मतलब 2 से रूट क्या होता है, कैंसिल होता है, तो कितना आता है x। उसी तरीके से एक लाइन और इसको बढ़ाएंगे तो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सॉरी रूट से करनी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान में R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। और ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बना करके छोड़ देंगे। देख लीजिए अगर कहीं समस्या आती है तो आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो बता दीजिए करिए, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने निकाल लिया प्लस क्यू के कारण। देखिए दोबारा क्या है, माइनस क्यू भी एक बिंदु आवेश है, तो हम माइनस क्यू के कारण निकालेंगे। तो माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और माइनस क्यू के कारण कौन सा विद्युत क्षेत्र काम कर रहा था, नीचे की तरफ। ये हो गया, इसको अपने तरफ खींचेगा, बल इधर लगाएगा, बल की दिशा नीचे की तरफ होगी, तो ये हो जाएगा E2। तो ये हो गया E2 इक्वल टू, फिर वही फार्मूला, क्योंकि एक बिंदु है और एक बिंदु का फार्मूला कौन सा होता है, ये। तो लिखेंगे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर आवेश कौन सा है, Q, तो ये हो गया Q अपान R स्क्वायर, R का मतलब बीच की दूरी, और इसके बीच की दूरी कितनी है, वही है रूट में R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, और फिर होल स्क्वायर है तो हम लिख लेंगे होल स्क्वायर। ये दोनों करने से वर्ग क्या हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये बना देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसको उतार लीजिए, वीडियो पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको उतार लीजिए पॉज करके, फिर हम उसको मिटा के फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए देखिए, तो ये हमारा आ गया E1 और E2 की दो वैल्यू आ गई। ध्यान से देखेंगे अगर हम लोग तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर वही है, इसमें भी है, और इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ से E1 इक्वल टू E2, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, दोनों समीकरण, तो क्या लिखेंगे E1 इक्वल टू E2। अब लिखेंगे Q0 पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए देखिए, अगर इस पर देखेंगे कि भाई एक मान लीजिए मार्कर है, ये मार्कर है, और मार्कर से हम क्या करते हैं, एक रस्सी बांध लेते हैं, और रस्सी वाले को एक इधर हम लोग बांध देते हैं और दूसरा रस्सी बांध कर नीचे की तरफ खींचते हैं, तो मार्कर कहाँ जाएगा, मार्कर ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, ये मार्कर है, मार्कर में आप एक रस्सी बांध दीजिए और रस्सी को बांधकर ऐसे तिरछा कहीं बांध दीजिए, ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे तिरछा, देखिए कि ऊपर की तरफ गया है, ये हमारा मार्कर है, और यहाँ से एक रस्सी बांध देंगे यहाँ से और इधर की तरफ खींचेंगे, और दूसरा रस्सी बांधकर इधर की तरफ खींचेंगे, तो मार्कर किधर जाएगा, तो मार्कर आपका सीधा जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसी तरीके से देखेंगे कि जो टोटल इफेक्ट कितना आएगा, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी Q0 पर। इस Q0 पर अगर हम चेक करें तो दोनों को डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इसकी दिशा नीचे की तरफ है और इसकी दिशा ऊपर की तरफ है।
जब दोनों की दिशा अलग अलग है तो डायरेक्ट E1 प्लस E2 हम नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब सदिश योग का नियम लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखिए लगाते हैं सदिश योग का नियम। अगर ये थीटा कोण बन रहा है, ठीक, तो यहाँ से समानांतर रेखा खींच देंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि दो समानांतर रेखा होती है और तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये थीटा कोण बनाएगा तो ये भी कितना कोण बनाएगा, थीटा कोण बनाएगा। तो अगर हम यहाँ से क्या करते हैं कि एक समानांतर रेखा खींच देते हैं, देखिए ये जो है तिर्यक रेखा के काम करेगा, तो तिर्यक रेखा का काम करेगा और ये थीटा कोण बन रहा है, तो ये कोण भी कितना बन जाएगा, थीटा कोण बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा थीटा कोण। और दूसरा ये कि अगर दो समानांतर रेखा हैं और तिर्यक रेखा कोई तीसरी काट रही है दोनों को, तो ये कोण और ये कोण दोनों संगत कोण, दोनों एक ही दिशा में होते हैं, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये थीटा कोण बनेगा तो ये भी कितना बनेगा, थीटा कोण। तो ध्यान से देखिए ये आपका है और दूसरा हमने ये समानांतर रेखा, दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं और एक तिर्यक रेखा का कर रही है, इसको काट रही है। अगर ये थीटा कोण बन रहा है तो ये भी कितना बन जाएगा, थीटा कोण बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो E1 E2 की वैल्यू क्या है, बराबर है। यहाँ से जब बराबर है तो हम लिख सकते हैं, एक लाइन में बढ़ा रहा हूँ, इसको बाद में लिख लेंगे हम लोग। यहाँ से E1 इजिकल टू E2 इजिकल टू, दोनों की वैल्यू सेम है, कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान में R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ठीक है। अब लिखेंगे जो पिछली बार लिखे थे, Q0 पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान से देखिए आप, एक कक्षा 10 का चैप्टर है सदिश विश्लेषण। उसका क्या है, उसको की जानकारी लेनी जरूरी है। देखिए अगर कोई सदिश राशि है वेक्टर ए और इसके साथ आप थीटा कोण बना देते हैं, ठीक है, तो जिसके साथ थीटा कोण बन गया है, ये वेक्टर सदिश राशि है वेक्टर ए और इसी के साथ थीटा कोण बन गया, तो वेक्टर ए टूट जाता है ए कॉस थीटा में। जिसके साथ थीटा कोण बनता है वो टूटता है ए कॉस थीटा में, तो ये आपका क्षैतिज हो गया, और ऊपर तोड़ेंगे ऊर्ध्वाधर तो ये आपका टूटता है ए साइन थीटा में। इधर टूटेगा, ये वेक्टर ए सदिश राशि है और ये थीटा एक्स अक्ष के साथ क्या कर रहा है, ये एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बन रहा है, तो ए टूट जाएगा आपका ए कॉस थीटा में, और ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, ए साइन थीटा में। ठीक ध्यान से देखिए, उसी तरीके से आप देखेंगे अगर वेक्टर ई जो सदिश राशि वेक्टर ए ई है, सदिश राशि कौन सी है, वेक्टर ई, तो यह आपका x हो जाएगा और ऊपर क्या होगा, पाई। तो अगर ये x है तो x अक्ष के साथ थीटा कोण बन रहा है, तो इधर टूटेगा कौन सा, एक लाइन इसको तोड़ेंगे इस वाले पर, तो कितना होगा E1 cos थीटा, और जो आपका ऊपर बनेगा वो हो जाएगा E1 sin थीटा, ठीक है। उसी प्रकार इसको मैं इसको बाहर ले लेता हूँ, बाहर से अच्छे समझ में आएगा। यह आपका हो गया E1 और नीचे आपका हो जाएगा E2। ये क्षैतिज है एक सच, और इसके साथ दोनों थीटा कोण बना रहे हैं, ये थीटा कोण बन रहा है और यहाँ भी थीटा कोण बन रहा है। तो जो वेक्टर E1 है इसको तोड़ेंगे थीटा वाले के साथ, तो किस में टूटेगा, E1 cos थीटा, और फिर ऊपर तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, E1 sin थीटा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। फिर जो E2 है, देखिए एक सच के साथ थीटा कोण बन रहा है, इसका मतलब इस पे तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, cos थीटा में। जिसके साथ थीटा लगा होता है कोण बनता है उस पर टूटता है cos थीटा में।
तो इसको तोड़ेंगे इस पे तो किस में टूटेगा, कॉस थीटा पर। तो इसका इफेक्ट इस पर भी आ रहा है, इसका भी इफेक्ट इसी पर आ रहा है, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा E2 कॉस थीटा। फिर इसको ऊर्ध्वाधर में तोड़ेंगे नीचे की तरफ ऐसे, तो ये आ जाएगा नीचे, और ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए E2 और E1 दोनों आपस में बराबर हैं, साइन थीटा भी दोनों के लिए क्या है, बराबर है। इसकी दिशा ऊपर की तरफ है, इसकी दिशा नीचे की तरफ। जब दोनों की दिशा अलग अलग हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, विनाश कर देंगे। और तो इन लोगों को जब घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो इसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इसका देखिए ये भी इसी लाइन पे आ रहा है, इसका भी इफेक्ट इसी लाइन पे आ रहा है। इसका मतलब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यही जो इफेक्ट आ रहा है यही काम करेगा। तो जो नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे Q0 पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। देखिए इसमें कॉस थीटा कॉमन है, तो हम लोग कॉमन कर लेंगे। ये आप लोग उतार लीजिएगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। आगे बढ़ाते हैं। इसमें कॉस थीटा है, इसमें कॉस थीटा है, कॉस थीटा कॉमन कर देंगे तो आपका E हो जाएगा कॉस थीटा ब्रैकेट में E1 प्लस E2। जबकि दोनों आपस में बराबर हैं, जब दोनों आपस में बराबर हैं तो E2 की जगह पर मैं E1 रखूँगा तो 1 E1 1 E1 2 E1 हो जाएगा। तो E 2 E1 कॉस थीटा। तो E 2 E1 की वैल्यू है कितनी, तो पीछे देखिए E1 की वैल्यू, E1 और E2 दोनों की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q बटे में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो E1 की जगह पर रखेंगे 1/4πε0 Q अपान में R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर और इनटू कॉस थीटा। अब हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो फिर इधर रफ कर लेंगे हम लोग। देखिए ध्यान से, त्रिभुज प्लस Q O और Q0 में कॉस थीटा निकालना है यहाँ से। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटे कण। तो कॉस थीटा इक्वल टू आधार की वैल्यू कौन सी, नीचे वाली, क्योंकि 90 अंश बनाएगा सामने का भुजा कण, थीटा बना रहा है सामने का भुजा लंब, तो बचा कौन सा, नीचे वाला आधार। नीचे वाला आधार कितना हो गया L, और कण की वैल्यू ये है तो रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग कास का मान रखेंगे, लिख लेंगे साइड में, चूँकि कॉस थीटा इक्वल टू L बटे में, चूँकि कॉस थीटा इक्वल टू L अपान में रूट में R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, यही मान इसमें रखेंगे हम लोग। तो E इक्वल टू 1/4πε0, मैं 2 को अंदर लेता हूँ तो 2Q हो जाएगा, 2Q इंटू कॉस की जगह पर L अपान में, और ये आपका है R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, और फिर ये कितना है L अपान में रूट में R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। देख लीजिएगा आप लोग एक बार, 1/4πε0 मैंने बाहर निकाल दिया, 2 को इसके साथ मैंने लगा दिया तो 2Q हो गया, और ये नीचे कितना है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब मैं कॉस की वैल्यू रखूँगा, कॉस की वैल्यू कितनी है L अपान में रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो कॉस की वैल्यू कितनी होगी, L अपान रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहाँ पर समझना आपको ज़रूरी है, मैं अगर x है और इंटू रूट में x है तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो ये हो गया 1 और इंटू x, और रूट में दिया है इसका मतलब 1 अपन कितना होगा 2। जब दोनों का आधार सेम है तो पावर जोड़ देते हैं, तो पावर जोड़ देंगे तो 1 + 1 बटे कितना हो जाएगा 2, और 1 kg और ये आधा kg 1.5 kg, और 1.5 का मतलब क्या होता है 3/2, तो आप x के पावर 3/2 लिख सकते हैं, मतलब 2 एकम 2 और 1 3, 3 बटे कितना हो जाएगा 2। तो ठीक इसी प्रकार से देखिए, मैं एक लाइन बढ़ा देता हूँ आपके लिए मैं बढ़ाता हूँ, इक्वल टू 1/4πε0 2QL, P बन जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर क्या होता है स्टार्टिंग में बताए थे 2QL
और यहाँ देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू, ये करनी है, करनी का मतलब कितना होता है 1/2, 1 पावर इसका और आधा पावर इसका, 1.5 पावर, 1.5 का मतलब 3/2, तो इक्वल टू 1/4πε0 पी अपन में ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और पावर कितना हो जाएगा 1 और आधा कितना होगा 3/2। यहाँ से लिखे आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, अगर जो आर की वैल्यू है वो एल की तुलना में उसकी मान बहुत क्या हो, वैल्यू ज़्यादा हो, तो हम एल को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा कितना 3, तो इक्वल टू 1/4πε0 पी बटे में आर का क्यूब। तो यह आपके आ गया व्यंजक निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, अगर कहीं मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाह रहा हूँ, कहूँगा कि अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत हुआ हो तो आप वहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको दोबारा बताने की कोशिश करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, और मैं बता दूं कि जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा होगा सेलों का संयोजन, क्योंकि जो आपका 5वां चैप्टर है विद्युत धारा का, उसमें का कुछ पार्ट पढ़ा करके, टॉपिक पढ़ा करके हम वहाँ वीडियो कुछ बताना छोड़ दिए थे। आज हम उसको चाहते हैं कि उसको कंटिन्यू रखें। बीच में हम वहीं से कंटिन्यू करने वाले थे, लेकिन बीच में 2 टॉपिक ये से थे जो पूछ दिया गया था हमसे, तो हम इसको बना दिए हैं। अगला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वह सेलों का संयोजन होगा। सेलों का संयोजन आपका समानांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में और फिर मिश्रित क्रम में, तीनों क्रम में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।